Hello everybody, welcome again to your favorite channel for NEET Biology Preparation the BioWorld. Ladies and gentlemen, हम लोग आ गए हैं आज वीडियो नंबर 10 में और आपको पता है कि वीडियो नंबर 9 में हम लोगों ने बात किया था ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। इसका मतलब आज बहुत ही शुभ घड़ी है जिसमें हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नथिंग बट दी RH ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। ये जो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, इस ब्लड ग्रुप से रिलेटेड एक बीमारी होती है जो बच्चों को कभी भी समझ में नहीं आती है। टॉपिक का नाम है हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। तो आपको सबसे पहला चैलेंज होगा आपको कि RH ब्लड ग्रुप को सीखना और उससे बड़ा चैलेंज होगा इस बीमारी को सीखना। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। लेडीज एंड जेंटलमैन, कल हम लोगों ने देखा था कि ABO ब्लड ग्रुप कौन डिसाइड करता है, तो 6 जीनोटाइप होते हैं, 6 जीनोटाइप। IA स्मॉल आई, IB स्मॉल आई, IB एंड स्मॉल आई। यस सर। तो ये 6 जीनोटाइप डिसाइड करते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप बंदे को मिलेगा या कौन सा एंटीजन RBC के सरफेस पे प्रेजेंट होगा। एकदम क्लियर है। सो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम लोग बोलते हैं RH ब्लड ग्रुप, तो सबसे पहला सवाल बच्चे को ये रहता है कि व्हाट इज RH। तो सबसे पहले समझ लीजिए, RH का मतलब होता है रिसिस मंकी। ये जो टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप है, ये सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। कहां पे डिस्कवर किया गया था? इट वाज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टेनर एंड वीनर। 2 साइंटिस्ट ने इसको मिलकर ढूंढा था। और ये ब्लड ग्रुप कहां डिस्कवर किया गया था? RH ब्लड ग्रुप रिसिस मंकी में डिस्कवर किया गया था। यस सर। तो RH का फुल फॉर्म रिसिस। RH ये जो शॉर्ट फॉर्म है वो फुल फॉर्म रिसिस से लिया गया है। फर्स्ट पॉइंट। रिसिस मंकी के कहां से डिस्कवर किया गया था? तो उनके RBC के सरफेस पे ये डिस्कवर किया गया था। और बाद में पता चला कि ऐसा ही कुछ रिसिस फैक्टर, हम इसको रिसिस फैक्टर बोलते हैं, हम इसको RH एंटीजन बोलते हैं, और कई रेफरेंस में इसको एंटीजन D के नाम से भी जाना जाता है। एंटीजन D, जैसे एंटीजन A हो गया, B हो गया, तो C का बिना नाम लिए हम लोग D में चले जाते हैं। जैसे एंटीजन D के नाम से भी जाना जाता है, C नाम की चीज नहीं पाई जाती यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जैसे कल ABO ब्लड ग्रुप 6 जीनोटाइप मिलके डिसाइड किए थे, वैसे ही यहाँ पे भी जीनोटाइप होता है, वो डिसाइड करेगा कि RH एंटीजन रहेगा या RH एंटीजन नहीं रहेगा। तो जरा इसको सीखने की कोशिश करते हैं। सेकेंड पॉइंट, अगर किसी बंदे का जीनोटाइप मतलब जीन्स कंट्रोल कैरेक्टर, जैसा आपका जीन होगा वैसा आपका कैरेक्टर होगा। तो अगर किसी बंदे का जीन वो है कैपिटल R और कैपिटल R, यस सर, तो कैपिटल स्मॉल r भी हो सकता है और स्मॉल r एंड स्मॉल r भी हो सकता है। तो ये तीनों वैरायटी लिखते हैं हम लोग। अगर किसी बंदे का जीनोटाइप कैपिटल R है या मतलब और इट इज कैपिटल R एंड स्मॉल r, अगर ऐसा है, तो इस बंदे के जीनोटाइप अगर ऐसा है, तो ये बंदा के RBC पे, इस बंदे के RBC पे, दिस इज नथिंग बट द RBC, इस बंदे के RBC पे एक एंटीजन पाया जाएगा और उस एंटीजन को हम लोग RH एंटीजन बोलते हैं या एंटीजन D बोलते हैं। पक्का? सपोज ये एक कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल्स है जो आपको इस समय हमारे इस RBC के ऊपर दिखाई दे रहा है, जो ब्लू कलर का है। पक्का समझ में आया? तो ये जो ब्लू कलर का एंटीजन आपको दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं RH एंटीजन या एंटीजन D कहते हैं।
इसको हम RH एंटीजन कहते हैं या हम इसी को D एंटीजन कहते हैं। और जिस बंदे के पास ये RH एंटीजन प्रेजेंट होगा उसको हम कहते हैं RH पॉजिटिव। देखो मेरे पास ब्लैक मार्कर है तो मैं ब्लैक मार्कर पॉजिटिव, लेकिन आप लोगों के पास इस समय ब्लैक मार्कर नहीं है तो आप लोग ब्लैक मार्कर नेगेटिव हो गए। लेकिन आप लोगों के पास रेनॉल्ड्स का पेन है सपोज, तो आप रेनॉल्ड्स पेन पॉजिटिव, लेकिन मेरे पास पेन नहीं है तो मैं रेनॉल्ड्स पेन नेगेटिव। इट्स सो सिंपल, कितना आसान है। पॉजिटिव मतलब है, सो RH पॉजिटिव मतलब RH एंटीजन RBC के सरफेस पे प्रेजेंट। और अगर किसी बंदे का जीनोटाइप स्मॉल r होता है तो इस बंदे के पास RBC होता है ना, RBC रहेगा। सो RBC इज गोइंग टू बी प्रेजेंट, लेकिन इस बंदे के RBC के सरफेस पे ये जो ब्लू कलर वाला एंटीजन है RH एंटीजन, ये बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होगा। यस सर, इट्स सो सिंपल। तो इसके पास RH एंटीजन प्रेजेंट बिल्कुल नहीं है, इसलिए हम इसको बोलते हैं RH नेगेटिव। सो आई थिंक इट इज सो सिंपल। यस सर, इट इज सो सिंपल। कुछ डिस्कवरी के बारे में बात कर लेते हैं और फिर हम आज के मेन टॉपिक के ऊपर भी मूव ऑन होते हैं। तो आपको RH ब्लड ग्रुप समझ में आ गया, आप इसको ऐसा टेबल भी बना सकते हैं है ना। आप ऐसा टेबल भी बना सकते हैं दैट विल इंडिकेट कि ये पूरा क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ जाएगा। और इसको पॉजिटिव बोलते हैं और इसको नेगेटिव बोलते हैं। एकदम क्लियर है, वेरी गुड। अब मेरे पास एक सवाल है, मेरा सवाल ये है कि मेरा ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है तो मैं B पॉजिटिव कैसे हुआ। तो जब हम अपना ब्लड ग्रुप बोलते हैं B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, A नेगेटिव, O नेगेटिव, तो इसका मतलब होता है कि हम खाली एक ब्लड ग्रुप डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, हम दो टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप एक साथ डिस्क्राइब कर रहे हैं। ध्यान से समझिए, मेरा ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है, सपोज ये मेरा ब्लड ग्रुप है। यस सर, तो अगर मेरा ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है तो मेरे इस RBC के ऊपर B का मतलब होता है ट्रायंगल मॉलिक्यूल, जो मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था। मतलब इट्स सॉरी आई नो। तो B का मतलब होता है सेमी सर्कुलर, कल मैंने बताया था, और A के लिए ट्रायंगल बताया था। ध्यान कीजिए अच्छे से, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं B एंटीजन। तो ये हो गया B एंटीजन, लेकिन मेरे पास RH एंटीजन भी प्रेजेंट है, इसलिए मैं ABO के हिसाब से मैं B हुआ, ABO के हिसाब से मैं B हुआ, और RH के हिसाब से मैं पॉजिटिव हो गया। इसलिए अगर कोई बंदा A नेगेटिव है तो ये ब्लड ग्रुप जो है, ये ब्लड ग्रुप को हम बता देंगे कि ये B पॉजिटिव है। कर लो सर, वरना आप ऐसा सपोज कीजिए कि ये जो बंदा है ये A नेगेटिव है। क्या नेगेटिव है? A नेगेटिव है। तो इसके पास A एंटीजन प्रेजेंट होगा अकॉर्डिंग टू द ABO ब्लड ग्रुप, एंड अकॉर्डिंग टू नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब इसके पास RH एंटीजन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होगा। यस सर, इसलिए ये बंदे का ब्लड ग्रुप हो जाएगा RH नेगेटिव, सॉरी A नेगेटिव। यस सर, पक्का। तो अगर मैं दोनों टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप ले लेता हूं, नीट आपको सवाल पूछता है, अगर मैं दोनों टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप ले लेता हूं तो मैक्सिमम कितने टाइप के ब्लड ग्रुप बनेंगे? अगर मैं ABO को भी कंसीडर करता हूं और RH को भी कंसीडर करता हूं, सो टोटल कितने टाइप के ब्लड ग्रुप बन सकते हैं? सो मेरा सवाल बहुत ही आसान था। मेरा सवाल ये था कि अगर हम दोनों ब्लड ग्रुप को कंसीडर करते हैं, ABO को कंसीडर करते हैं और RH को कंसीडर करते हैं, एक साथ कंसीडर करते हैं, तो टोटल कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होंगे? यस सर, तो ABO के हिसाब से 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप होता है, A, B, AB, O, और
साइंस के हिसाब से दो टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, या तो तुम पॉजिटिव हो या तो तुम नेगेटिव। मैथ्स ने हमको सिखाया हुआ है, मैथ्स में आपने दो टाइप की लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी सीखी होगी, एक लॉ ऑफ प्रोडक्ट एंड लॉ ऑफ एडिशन। यस सर, इंजीनियरिंग करके बायो पढ़ाने का यही मजा रहता है। यस सर, तो 4 2 जब आप यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन अप्लाई होता है। यस सर, तो 4 2 8, so 8 is going to be the blood group. Total number of blood group by considering both will become the 8. Yes sir, तो A पॉजिटिव A नेगेटिव, B पॉजिटिव B नेगेटिव, AB पॉजिटिव AB नेगेटिव, O पॉजिटिव O नेगेटिव। पक्का क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको? अच्छा, अब ये जो भी 8 ब्लड ग्रुप अभी भी हमने नाम लिए, A पॉजिटिव A नेगेटिव, B पॉजिटिव B नेगेटिव, AB पॉजिटिव AB नेगेटिव, O पॉजिटिव O नेगेटिव। सो ये जो 8 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप अभी भी हमने बताया है, उसमें से आपको बताना है, मेरा सवाल है आप सभी को, कि उसमें यूनिवर्सल डोनर कौन होगा? यूनिवर्सल डोनर O पॉजिटिव होगा या O नेगेटिव होगा? तो हमेशा समझ लेना कि O नेगेटिव इज अ रियल यूनिवर्सल डोनर। रियल यूनिवर्सल डोनर कौन रहेगा? O नेगेटिव ब्लड ग्रुप रहेगा। क्यों ऐसा रहेगा? क्योंकि O के पास कोई भी एंटीजन नहीं है, ABO के हिसाब से वो भी माइनस रहेगा और RH के हिसाब से भी वो माइनस रहेगा, क्योंकि देते वक्त जिसको हम देते हैं तो सामने वाला डोनर का क्या दिखता है? एंटीजन देखता है ना। अगर मैं O नेगेटिव हूं तो सामने वाला कोई भी मुझसे ब्लड लेते वक्त मेरा क्या देखेगा? एंटीजन देखेगा। लेकिन मेरे आरबीसी पे मेरा ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है सपोज, हाँ, तो O नेगेटिव का मतलब क्या होता है? ना ABO वाला कोई भी एंटीजन है, ना RH वाला कोई भी एंटीजन है, तो मेरे पास कोई भी एंटीजन नहीं है, तो मेरे ब्लड को कोई भी अपना सकता है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो आपको एक लाइन लिखनी है, O नेगेटिव इज द रियल यूनिवर्सल डोनर। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर। अब हम वीडियो में आगे जाएंगे और हम बात करेंगे अगर हम गलत ब्लड ट्रांसफर कर देते हैं तो बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है इसका, और ब्लड ग्रुप के हिसाब से आपको किससे शादी करनी चाहिए, किससे शादी नहीं करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, ये सारी बातों के बारे में हम डिस्कशन जरूर करेंगे। यस सर, वेलकम अगेन। हम लोग बात करना चाहेंगे कि दुनिया में जब हम व्हाइट पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं तो 85% व्हाइट लोगों में ब्लड ग्रुप पॉजिटिव पाया जाता है और 15% लोगों में RH नेगेटिव पाया जाता है। अमेरिकन में ऐसा पाया जाता है कि 95%, आपको अगर ये लिखना है तो लिख सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता नहीं कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट आप लिखेंगे तो बढ़िया रहेगा। अमेरिका में, अमेरिकन पॉपुलेशन में 95% लोग RH पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं जस्ट 5% लोग। अफ्रीका में 100%, अफ्रीकन जो होते हैं, अफ्रीकन ब्लैक, उनमें 100% RH पॉजिटिव होता है। इंडिया में भी 80 से 90% जो लोग होते हैं, 95% लोग, मैक्सिमम लोग पॉजिटिव ही पाए जाते हैं और नेगेटिव लोग बहुत ही कम रहते हैं। यस सर, इज दैट क्लियर? तो ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अब हम लोग जा रहे हैं बात करने इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ ब्लड। यस सर, हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जब हम ब्लड ट्रांसफर करते हैं, जब किसी का एक्सीडेंट होता है और उसको ब्लड की जरूरत है, तो गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे होता है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ RH। RH के रेफरेंस से सीखेंगे। यस सर, हियर वी गो। सो पहला पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है, इनकम्पैटिबिलिटी ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। Incompatibility during
ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या होता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है दूसरे को ब्लड देना। यस सर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है कभी कभी पेशेंट को ब्लड की जरूरत होती है ना, कभी कभी क्या मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द सर्जरी में ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इज दैट क्लियर? पहली चीज है ना, एवरीबॉडी फोकस हियर। अगर किसी बंदे को RH पॉजिटिव ब्लड, ये कौन सा ब्लड है? RH पॉजिटिव ब्लड, ऐसा ब्लड है जो दे दिया गया है किस बंदे को? जो बंदा RH नेगेटिव है, RH नेगेटिव है। तो आपको सीखना है कि एग्जैक्टली होगा क्या। यस सर, ध्यान से समझिए, ऑल द बेस्ट। यस सर, ये पहला केस है, ये पहली बार ऐसा हुआ है, मतलब ये पहली बार ऐसा हुआ है कि RH नेगेटिव ने RH पॉजिटिव ब्लड रिसीव कर लिया है। यस सर, इसका मतलब क्या है? आपको ये दिखाई दे रहा है कि RH पॉजिटिव ब्लड RH नेगेटिव में चला गया है, लेकिन मुझको ये दिखाई दे रहा है कि RH एंटीजन RH नेगेटिव में चला गया है। RH एंटीजन इस बंदे के लिए फॉरेन होगा या खुद का एंटीजन होगा, सेल्फ एंटीजन होगा या फॉरेन एंटीजन होगा? इसके पास ये RH नेगेटिव है, मतलब इसके पास RH एंटीजन बिल्कुल भी नहीं है, तो इसके लिए ये ब्लड ग्रुप फॉरेन ब्लड ग्रुप होगा। यस सर, और जब भी हमारे बॉडी में एंटीजन आता है तो वो किसको बुलाता है? जब भी हमारे बॉडी में फॉरेन एंटीजन आता है तो वो किसको बुलाता है? एंटीबॉडी को बुलाता है। एंटीबॉडी कौन सा सेल सिक्रीट करता है बताइए? कौन सा बॉडी का सेल एंटीबॉडी सिक्रीट करता है? सभी लोग, वेरी गुड। एंटीजन गलत है। कौन सा लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है? सो इट इज नथिंग बट द बी लिम्फोसाइट। आपको बताया गया है हमारे बॉडी में लिम्फोसाइट इज अ टाइप ऑफ WBC, जो मैंने WBC के टॉपिक में आपको पढ़ाया था। WBC 2 टाइप के होते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो पिछले वीडियो कवर करके ही आ गया हो। यस सर, सो लिम्फोसाइट 2 टाइप का होता है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ये जो बी लिम्फोसाइट होता है वो सिक्रीट करता है एंटीबॉडी। यस सर, नाउ ध्यान से समझो। सो इसकी बॉडी जो होती है, मतलब RH नेगेटिव बंदे की जो बॉडी होती है, इस बंदे का जो लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट कौन सा लिम्फोसाइट? बी लिम्फोसाइट। ये बी लिम्फोसाइट ये क्या प्रोड्यूस करेगा? एंटीबॉडी ये प्रोड्यूस करेगा। यस सर, और ये एंटीबॉडी इस RH पॉजिटिव ब्लड का जो भी RBC आया हुआ है, यस सर, इट विल डिस्ट्रॉय RH पॉजिटिव RBC। यस सर, समझ में आप सभी को? अगर पहली बार, ध्यान से समझना, अगर पहली बार RH पॉजिटिव ब्लड आया RH नेगेटिव में, तो RH नेगेटिव मरेगा नहीं। डोंट एक्सपेक्ट कि वो पहली बार में मर जाएगा। ध्यान से समझना, RH नेगेटिव बी लिम्फोसाइट है। अभी तक इसके बॉडी में, ध्यान से समझना, अभी तक इसके बॉडी में कोई भी RH के अगेंस्ट एंटीबॉडी था ही नहीं, क्योंकि इसके पहले RH नेगेटिव के बॉडी में RH पॉजिटिव ब्लड आया ही नहीं था। यस सर, सो जब ये आता है तो ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, और ये एंटीबॉडी RH पॉजिटिव RBC को डिस्ट्रॉय करेगा। बी बंदा, ये RH नेगेटिव बंदा अभी हेल्थी रहेगा, अपनी लाइफ को जिएगा, कोई मुसीबत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन एक स्टोरी जो आप ध्यान से रखिए कि आज के पहले ये RH नेगेटिव में ऐसा लिम्फोसाइट नहीं था जो RH के अगेंस्ट एंटीबॉडी सिक्रीट करे।
जब हमारे बॉडी में कोई भी एंटीजन आता है ना, तो हमारी बॉडी एंटीबॉडी तो प्रोड्यूस करती है, लेकिन उसका मेमोरी सेल भी स्टोर करती है। मतलब अब ये लिम्फोसाइट का मेमोरी सेल बनता है, याददाश्त वाले सेल, मेमोरी सेल, इसको बोलते हैं मेमोरी बी सेल, इसको हम बोलते हैं मेमोरी बी सेल। आपने अभी देखा 2019 में कोविड-19 नाम की बीमारी फैली हुई थी, तो वैक्सीन सबको देना पड़ा। अब वैक्सीन के कितने डोज देने पड़े सबको? मिनिमम 2 डोज देना इंपॉर्टेंट है। पहले डोज में मेमोरी सेल बनता है, यस सर, लेकिन दूसरे डोज में ना मेमोरी सेल बहुत ज्यादा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। एक बार वैक्सीन लेने से आपको सुरक्षा या प्रोटेक्शन का जो परसेंटेज है वो बहुत ही लो है। इज दैट क्लियर? पक्का? पहली बार में बॉडी मेमोरी सेल बनाती है, यस सर, और एंटीबॉडी भी बनाती है। इसके पहले ना मेमोरी था और ना एंटीबॉडी था। अब आगे की स्टोरी सीखिए, पार्ट 2। सपोज आफ्टर 30 डेज, 30 दिन के बाद, आफ्टर 30 डेज, आफ्टर 30 डेज या आफ्टर 1 साल, है ना, कितने भी समय के बाद, 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, ये बंदे का फिर से एक्सीडेंट हुआ, RH नेगेटिव का फिर से। अब ये जान इसकी बच जाएगी, यहाँ पे आपने गलत ब्लड दे दिया, ये जान बच जाएगी। लेकिन अभी मुसीबत क्या हो गई है, ये मेमोरी सेल बन गया और ये मेमोरी सेल निकाला नहीं जा सकता बॉडी से। मेमोरी सेल बॉडी से कभी नहीं निकाला जा सकता, ऐसा? ओके। अब क्या होता है, अब जिंदगी में ये कितनी बार होने जा रहा है? सेकेंड टाइम। आफ्टर 30 डेज एग्जैक्टली क्या होता है, RH पॉजिटिव ब्लड, यस सर, जिंदगी में सेकेंड टाइम सेम बंदे को, मतलब बंदा कौन है, RH नेगेटिव, इसको दिया गया। अब ये बंदा मरेगा। कैसे मरेगा वो मैं बताने जा रहा हूं, और बाद में मैं बताऊंगा कि पहले केस में वो क्यों नहीं मरा। यस, इंटरेस्टेड, वेरी गुड। चलो आजा। जब दूसरी बार मैंने RH पॉजिटिव ब्लड RH नेगेटिव को दिया, यस सर, तो इस बार इसकी मेमोरी सेल, अब ये फर्स्ट एक्सपोजर नहीं था, ये पहली बार हम नहीं कर रहे, दूसरी बार कर रहे हैं, तो मेमोरी सेल ज्यादा नंबर में डिवाइड और रीडिवाइड होता है, और ये ज्यादा अमाउंट में बहुत ही फास्ट तरीके से, कितना फास्ट मालूम है, 2000 मॉलिक्यूल्स ऑफ एंटीबॉडी पर सेकेंड। जब आपको क्यों दोबारा वैक्सीन दिया गया था? 2 टाइम वैक्सीन क्यों देते हैं? 2 टाइम इसलिए, 2 टाइम तो अभी कोरोना का वैक्सीन 2 बार देते हैं, लेकिन बचपन में आपको टिटेनस का, आपके बचपन के जितने भी वैक्सीन है, पोलियो के, वो आपको 3-3 बार दिए गए। आप अपना वो पेपर चेक कीजिए, बचपन में एक फाइल था, उसमें वैक्सीनेशन था, एक वैक्सीन 3-3 बार रिपीट की गई है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? कोविड-19 का वैक्सीन आपको 2 बार एटलीस्ट क्यों देना जरूरी है? क्योंकि जब ये कोविड-19 का वैक्सीन या एंटीजन जब सेकेंड टाइम आएगा, तो ये मेमोरी से ज्यादा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। सो इम्यून रिस्पॉन्स मतलब आपको प्रोटेक्ट करने का रिस्पॉन्स विल बी फास्टर। क्या होगा? ये फास्टर होगा, ज्यादा तेज होगा। कितना तेज होगा? 2000 मॉलिक्यूल्स ऑफ एंटीबॉडी पर सेकेंड। 1 सेकेंड में अभी 2000 मॉलिक्यूल्स ऑफ एंटीबॉडी बनेंगे, और ये सारे एंटीबॉडी, ये जो RH पॉजिटिव ब्लड है ना, इसको क्या करेंगे? डिस्ट्रॉय करेंगे। इज दैट क्लियर? इसको क्या करेंगे? RH पॉजिटिव ब्लड को क्या करेंगे? डिस्ट्रॉय करेंगे। RH पॉजिटिव ब्लड अभी क्या होगा? डिस्ट्रॉय होगा,
और अचानक में इतना ज्यादा हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा आपके बॉडी में, ये आरएच नेगेटिव के बॉडी में, ये नेगेटिव बंदा, वो हीमोग्लोबिन इसके किडनी में डिपॉजिट हो जाएंगे और किडनी में डिपॉजिट होने के बाद किडनी फेल हो जाएगी और ये बंदा डाई हो जाएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक बार फिर से सुन लीजिए, इतने ज्यादा नंबर में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगे और इतने ज्यादा नंबर में एक साथ आरबीसी मरेंगे कि वो आरबीसी को हैंडल नहीं कर सकते। डू यू अंडरस्टैंड? आपको मालूम है कि कोविड में कितने परसेंटेज लोग मरते हैं? 1 से 2% लोग मरते हैं, लेकिन पूरे साल मलेरिया में या निमोनिया में 3 से 5% लोग मरते हैं, 7% लोग एक्सीडेंट में मरते हैं। तो भारत सरकार ने लॉकडाउन क्यों लगाया या पूरी दुनिया में लॉकडाउन क्यों लगा? लॉकडाउन इसलिए लगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा पब्लिक बीमार होगी तो ये जो 1% है, ये फिगर बहुत, डेथ रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? तो यहां पे अचानक में सडनली बहुत ज्यादा आरबीसी एक साथ मर रहे हैं। यहां पे बंदा जिंदा क्यों रह गया? क्योंकि यहां पे आरबीसी जो ओल्ड आरबीसी थे, मतलब आरएच पॉजिटिव आरबीसी से, वो डिस्ट्रॉय हो रहे थे, लेकिन वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहे थे। लेकिन धीरे धीरे क्यों हो रहे थे? अरे धीरे धीरे इसलिए हो रहे थे क्योंकि ये जो बी लिम्फोसाइट है वो एंटीबॉडी धीरे धीरे प्रोड्यूस कर रहा था। समझे क्या? ये एंटीबॉडी लिम्फोसाइट धीरे धीरे एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहा था, तो ये एंटीबॉडी धीरे धीरे बने आरबीसी को मारे, तो उतना हमारी बॉडी बर्दाश्त कर सकती थी। लेकिन यहाँ पे ये सब कुछ सडन होता है। लॉकडाउन तब लगाते हैं जब पेशेंट बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। यस सर, परसेंटेज पॉजिटिविटी रेट है वो 5% से ज्यादा बढ़ते जा रही है, तब लॉकडाउन की जरूरत पड़ती है। टू अंडरस्टैंड? तो आपको पता चला कि इसमें बंदा मर क्यों जाता है और इसमें बंदा जिंदा क्यों रहता है। इसका मतलब बंदे को मारने के लिए गलत ब्लड देना है, लेकिन कितनी बार देना है? एक बार नहीं देना है। कितनी बार देना है? 2 बार। यस सर? तो समझ में है? इज दैट क्लियर? सो क्या ऐसा चांस है कि बंदे के साथ गलत 2 बार हो जाए? नहीं ना, ऐसा चांस नहीं है ना। तो इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन से मोस्ट ऑफ द सिटी में तो कोई भी यूजुअली डेथ रेट नहीं होते हैं, क्योंकि इसको आपको 2 बार इंजेक्ट करना पड़ेगा। यस सर? तो अभी सब लोग जैसे अभी गांव तक के लेवल पे काफी अवेयरनेस है, ब्लड ग्रुप कौन सा है, किसका है, यू अंडरस्टैंड? तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो अभी आती है ये मोस्टली नहीं आती है, या आती भी है तो बहुत कम आती है। सिटी में आने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि सिटी में ब्लड मिल ही जाता है। यस सर? ओके। तो अब हम दूसरा पॉइंट बात करने वाले हैं, जो कि ये बीमारी है हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। यस सर? ये बीमारी किससे रिलेटेड है? ये बीमारी रिलेटेड है महिला से और उनकी प्रेगनेंसी से। यस सर? तो सपोज, आई होप ये दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम अगेन टू योर फेवरेट चैनल फॉर नीट बायोलॉजी प्रिपरेशन द बायोवर्ल्ड। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग मैं वेलकम किया, लेकिन हम लोग अभी वीडियो नंबर 10 में ही है। लास्ट टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो गई थी, लाइट चली गई थी, इसलिए हम लोग ने आज आगे का जो पार्ट है, ये बीमारी का जो पार्ट है, हम आपको कवर करने वाले। इसी वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम डिस्क्लोज करने वाले आज के लेक्चर में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यस सर? एवरीबॉडी फोकस हियर। आज हम जो कंडीशन सीखने वाले हैं, एवरीबॉडी विल फोकस का मतलब होता है सबको पेन नहीं देखना है, तो फोकस हियर। वीडियो नंबर 10 है, टॉपिक का नाम है हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। ये वो बीमारी होती है जो बच्चों को होती है, न्यूबॉर्न बेबीज को होती है। इसमें बच्चा या तो पैदा होने से पहले मर जाता है, या पैदा अगर शायद वो हो गया तो उसको सीवियर एनीमिया रहेगा, और उस सीवियर एनीमिया के कंडीशन में वो मर भी सकता है। मरने के चांसेस 80% या 90% बहुत ज्यादा है, बचने के चांसेस थोड़े कम ही हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो ये बीमारी किस वजह से होती है?
ये बीमारी तब होती है किसी को जब गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया है या गलत ब्लड का कॉम्बिनेशन हो गया है। तो हम लोग जरा सीखने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को ये बीमारी किस कंडीशन में हो जाती है। अगर कोई भी बंदा मतलब कोई भी मेल RH पॉजिटिव है, यस सर, किन लोगों को ये बीमारी होगी? नंबर 1, जिनमें जो मेल है, मेल, ये साइन मेल का है और ये साइन फीमेल का है। अगर मेल RH पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव, और फीमेल RH नेगेटिव है, RH नेगेटिव। अगर मैं आपको सवाल पूछूं कि RH पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? RH पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि ये लोग वो लोग हैं जिनके RBC के ऊपर RH नाम का प्रोटीन या RH नाम का एंटीजन पाया जाता है। तो इनके RBC के सरफेस पे RH नाम का एंटीजन पाया जाता है और इनके RBC के सरफेस पे RH नाम का जो एंटीजन है वो नहीं पाया जाता है, ये नेगेटिव है। अब आपको ये सवाल हो सकता है कि इनके RBC के सरफेस पे RH एंटीजन क्यों पाया जाता है और इनके RBC के सरफेस पे RH एंटीजन क्यों नहीं पाया जाता है। तो इसका एकदम सिंपल आसान है, जैसा आपका जीन होगा वैसा आपका कैरेक्टर होगा। यस सर, मैंने मेंडल में आपको 9th में पढ़ाया था कि अगर कैपिटल T होगा तो टॉल होगा, स्मॉल t होगा तो ड्रॉप होगा, कैपिटल T स्मॉल t होगा तो भी पी प्लांट टॉल था। जैसे पी प्लांट में T और स्मॉल t हाइट को कंट्रोल करते हैं, वैसे हमारे बॉडी में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो जीन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। मेरा स्किन कलर एक कैरेक्टर है, मेरा बॉडी का हेयर पैटर्न एक कैरेक्टर है, मेरी हाइट एक कैरेक्टर्स है। इज दैट क्लियर? बॉडी हेयर पैटर्न एक कैरेक्टर्स है, नाक का शेप ये एक कैरेक्टर है। आपने देखा है लोगों की नाक कैसी कैसी होती है? यस सर, मेरी नाक ऐसी ऐसी है। तो लोगों की नाक भी शेप अलग है क्योंकि उनका जीन अलग है। इज दैट क्लियर? आंखों का कलर, ऐश्वर्या राय ब्लू कलर आई बिकॉज शी हैज अ जीन जो ब्लू कलर डिसाइड करता है। इज दैट क्लियर? सो ग्रीन कलर, ब्लू कलर, अलग अलग टाइप के आईज भी होते हैं। तो ये जो सारे कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारे जीन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, हमारे DNA के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। जैसा आपका जीन होगा वैसा आपका कैरेक्टर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये लोग RH पॉजिटिव क्यों हैं? क्योंकि इनके पास, ये बंदे के पास जीन या तो कैपिटल R है तो भी RH आएगा, या तो फिर कैपिटल R स्मॉल r। वेरी गुड, है ना? बीच में मैं सवाल पूछूंगा कभी भी तो आप लोग अलर्ट रहिएगा लेक्चर अटेंड करते हुए। और RH नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि दे विल बी स्मॉल r। आई थिंक दिस वर्क इज सुपर। अगर ऐसी शादी हो जाती है, आपको ध्यान करना है जब आप शादी करने जाएं तो ये कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। मतलब महिलाओं में RH नेगेटिव है तो ऐसा पुरुष ही शादी करे उनसे जो कि RH पॉजिटिव है, सॉरी RH नेगेटिव है। लेकिन अगर ऐसी शादी करना जरूरी है तो ऐसी शादी हो भी सकती है, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस आपको करना होगा और वो प्रिकॉशन मैं आपको लेक्चर के लास्ट में, इसी वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा। यस, इज दैट क्लियर? पक्का? ओके। सपोज रिश्ता मंजूर हो गया है, सब कुछ एग्री हो गया है और शादी के एक दिन पहले आप लड़का लड़की से पूछता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, पता चला नेगेटिव है, या लड़की ने लड़के से पूछा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, मेरा तो नेगेटिव है, आपका पॉजिटिव है क्या? डू यू अंडरस्टैंड? तो शादी तय हो गई तो तय हो गई है, लेकिन अब आप शादी कर लीजिए, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस रहेंगे वो आपको हमेशा हर एक प्रेगनेंसी में, एवरी प्रेगनेंसी में वो प्रिकॉशन आपको, जब बच्चा जन्म लेता है उस समय ये प्रिकॉशन मेंटेन करना होगा। क्या प्रिकॉशन है? वीडियो जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब इनकी शादी हो गई, वेरी गुड, इनकी शादी हो गई, बच्चा, इनका जो बच्चा है, जैसे ये इनको क्या बोलते हैं? पी फॉर, मैं भूल गया, पी फॉर पेरेंटल जनरेशन, पी फॉर पेरेंट, ये पेरेंट है, ये दोनों पेरेंट है ना? वेरी गुड। और ये है F1 मतलब अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन के लिए फर्स्ट जनरेशन है। F1 मतलब फर्स्ट जनरेशन। हम सब लोग अपने मम्मी पापा के फर्स्ट जनरेशन है और हमारे मम्मी पापा
हमारे दादाजी दादी जी के फर्स्ट जनरेशन या नाना जी नानी जी वॉट एवर। यस सर, थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। इत्तेफाक से ये जो बच्चा है इसको ये वाला जीत मिल गया है ना, पक्का। और ये हो गया, बच्चा हो गया RH पॉजिटिव, बच्चा हो गया RH पॉजिटिव। यस सर। अब हम लोग यहाँ पे डायग्राम में सीखने की कोशिश करेंगे कि आगे की क्या कंडीशन डेवलप होती है। सपोज ये वो महिला है और ये महिला प्रेग्नेंट हो गई है, तो शी वुड बी लुकिंग लाइक दिस। इज दैट क्लियर? और यहाँ पे ये बाबू, ये पहला बाबू है, मतलब ये फर्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव्ड हो गई है। यस सर, ये बाबू है। बाबू मतलब बेबी, ब्लू कलर में बेबी है। बेबी को जेवन कहां से मिलता है? प्लासेंटा नाम की चीज आपने सुनी होगी, ये प्लासेंटा है। ये जो डार्क कलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? प्लासेंटा। मैं थोड़ा सा और डार्क कर देता हूं ताकि आपको सचमुच में दिखाई दे। ये जो स्ट्रक्चर आपको डार्क डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसी को प्लासेंटा कहते हैं। ठीक है, प्लासेंटा। नीट आपको जरूर सवाल पूछेगा, प्लासेंटा ऑर्गन किसने बनाया? मदर ने, फादर ने, बेबी ने, बोथ 2 and 3। फादर ने, मदर ने, बेबी ने, बोथ 2 and 3। तो आप क्या बोलोगे नीट में? बोथ 2 and 3 बोल के आना। यस सर। सो ये एक प्लासेंटा एक ऐसा ऑर्गन है जो कंपोजिट ऑर्गन है, जिसको मदर का टिश्यू और बेबी का टिश्यू दोनों टिश्यू ने मिलके बना है। एक मिनट इधर देखो, ये है सपोज मदर का टिश्यू है और ये बेबी का टिश्यू है, ये दोनों एक साथ आते हैं, जिगजैग हो गए। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है दैट इज नथिंग बट द प्लासेंटा। प्लासेंटा ये है। और मैं पूछूं कि ये किसने बनाया, तो ये दोनों हाथों ने बनाया। जैसे इस स्ट्रक्चर को दोनों हाथों ने बनाया हुआ है, उसी तरीके से प्लासेंटा को भी बेबी और मदर दोनों के कंबाइंड टिश्यू ने बनाया। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। और मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे मम्मी से प्यार करते हैं, इसलिए मम्मी का नाम लिख के आते हैं नीट में और वो गलत हो जाता है। यस सर, ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, सुपर बच्चों। यहां से एक टिश्यू निकलता है, अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। सभी को ये बात पता है, सभी को बात पता है। अम्बिलिकल कॉर्ड हमारी जो नाभि होती है, यस, नाभि से ये बैंड निकलता है। आजकल आपने सुना होगा कि ये नाभि को कट करके प्रिजर्व करते हैं, तो जाने दीजिए, उस डायरेक्शन में नहीं जाते। फिलहाल आप ये समझिए, ये डिस्क को प्लासेंटा कहते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड। सो आई थिंक लिखने, अच्छा लिख देता हूं, दिस इज कॉल्ड एज अ अम्बिलिकल कॉर्ड है। ये बाबू है, यस, बाबू बेबी जो भी आप बोलते हैं। और ये प्लासेंटा है, दैट इज मुझे उससे कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूँ, नाराज हो जाएगा। सोफा कोई भी डाउट है? नहीं, वेरी गुड, आगे बढ़ते। ये पहला बाबू है, पहली प्रेगनेंसी है, लेकिन इस प्रेगनेंसी में बुरी बात क्या है कि ये बच्चा RH पॉजिटिव है और मदर RH नेगेटिव है। इज दैट क्लियर? मदर RH नेगेटिव है और बच्चा RH पॉजिटिव है। लेकिन पहली प्रेगनेंसी में 9 महीने तक कोई भी प्रॉब्लम, 9 महीने के बाद भी नहीं आएगी। मैं हूं ना, आप टेंशन मत लो। यस सर, 9 महीने के बाद भी नहीं आएगी, लेकिन फिलहाल हम लोग सिस्टमेटिकली जाते हैं। आने वाले 9 महीने में बेबी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम क्यों नहीं आती है ये जरा समझिए। प्रॉब्लम इसलिए नहीं आती है क्योंकि पूरे 9 महीने ना बेबी का RBC, क्या बोला मिस्टर सर ने? बेबी का RBC मम्मी के ब्लड में कभी भी नहीं आता है। पॉजिटिव कौन है? पॉजिटिव बेबी का RBC। पॉजिटिव कौन है? बेबी के RBC के ऊपर RH एंटीजन है, तो बेबी का RBC पॉजिटिव है ना, तो बेबी का RBC जब मदर के बॉडी में आएगा तब वो फॉरेन कहलाएगा। फॉरेन मतलब दुश्मन। क्यों कहलाएगा दुश्मन? क्योंकि मम्मी नेगेटिव है। मम्मी नेगेटिव तो कोई पॉजिटिव आ गया तो दुश्मन, क्योंकि वो फॉरेन रहेगा।
पक्का। लेकिन पूरे 9 महीने ऐसा एक स्टेज भी नहीं आता है जिसमें बाबू मम्मी को कुछ देता है। बाबू मम्मी को क्या देता है मैं आपको बताता हूं। बाबू मम्मी को देता है CO2, क्योंकि बेबी का लंग्स नहीं है ना, बेबी नॉट रेस्पायरिंग, पानी में है वो ऐसे से। यू अंडरस्टैंड? बेबी मम्मी को देता है CO2 और मम्मी का लंग्स उसको निकालता है। इसलिए प्रेगनेंसी में ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, क्योंकि मम्मी को ज्यादा CO2 निकालना रहता है। वाह वाह वाह, क्या पढ़ाते हो। अंडरस्टैंड? बेबी मम्मी को क्या देता है जानना चाहते हो? बेबी मम्मी को देता है यूरिया। यूरिया मतलब बेबी का किडनी भी डेवलप नहीं है ना, बेबी का किडनी डेवलप नहीं हुआ है, तो बेबी का जो भी नाइट्रोजन वाला वेस्ट है, यूरिन है, बेबी का यूरिन, वो मम्मी के ब्लड में आता है और मम्मी का किडनी उसको फिल्टर करके बाहर निकालता है। अच्छा, तो बेबी पहले 9 महीने मम्मी को CO2 देता है और एक्सक्रीटरी वेस्ट देता है, यूरिनरी वेस्ट जिसको हम बोलते हैं। यस सर। लेकिन मम्मी बेबी को बहुत कुछ देती है। मम्मी ने खाया पानी पूरी तो बेबी को मिला पानी पूरी। मम्मी ने खाया एप्पल तो बेबी को मिला एप्पल। मम्मी ने खाई वो आयुर्वेदिक कड़वी दवा तो बेबी को मिला, बेबी ऐसा करता है अंदर। यू अंडरस्टैंड? कड़वी दवा उसको मिली। यू अंडरस्टैंड? मम्मी ने जो भी खाया बेबी ने भी उसको पाया। यस सर। मम्मी ने जो भी खाया बेबी को मिला। तो मतलब ऐसा कभी मौका मिलता ही नहीं है कि बेबी का RBC मम्मी के ब्लड में चला जाए। ठीक है, 9 महीने कैसे कैसे बीते। यस सर, बीत गए। अब किसकी बारी आती है? ये प्रेगनेंसी है। प्रेगनेंसी के बाद आता है पार्चुरेशन। प्रेगनेंसी मतलब 9 महीने, उसके बाद बच्चे को जन्म देने का समय आता है। बच्चे को जन्म देने के समय को हम लोग बोलते हैं पार्चुरेशन। क्या कहते हैं? पार्चुरेशन बोलते हैं, जो बोलते हैं बायोलॉजी उसको आता है मुंह से बोलने का, पार्चुरेशन। यस सर। सो नाउ अभी वक्त आ गया है पार्चुरेशन। यस सर, पार्चुरेशन का वक्त आ गया। इज फाइन। नाउ एवरीबडी विल बगो इधर। पार्चुरेशन के वक्त क्या होता है, हम यस सर, या तो हम सिजेरियन से मतलब सर्जरी करके बेबी को बाहर निकालते हैं, पहला ऑप्शन। नहीं, दूसरा ऑप्शन। और पहला ऑप्शन ये रहेगा कि मम्मी जो भी पेन है वो बर्दाश्त करेगी और वजाइना के थ्रू ये बेबी बाहर आएगा। यस सर, इज दैट क्लियर? यस सर, पक्का। अब बेबी बाहर आ गया, ठीक है, तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड कट करके निकाल देते हैं। ठीक है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड को मैंने कट किया, देखो इधर कट किया मैंने, है ना। तो अब हम ये आगे के डायग्राम में आते हैं तो आपको ज्यादा समझेगा। नाउ प्लीज फोकस आगे का डायग्राम। यस सर। जैसे ही बेबी बाहर आ गया, हम ऐसा सपोज करते हैं ये अम्बिलिकल कॉर्ड है और ये बेबी बाहर आ गया और ये बेबी बचपन से RH पॉजिटिव है ना, और ये कॉर्ड को अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। अब जैसे ही इस अम्बिलिकल कॉर्ड को हम कट करते हैं, जैसे ही अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करेंगे, हम कहीं ना कहीं तो इधर कट करेंगे। आप बोलोगे कि यहाँ कट करो, यहाँ कट करो, यहाँ कट करो, कहीं ना कहीं तो हम उसको अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करना पड़ेगा। और फिर डॉक्टर लगे हाथ ना मम्मी का जो यूट्रस है उसको क्लीन कर देते हैं। सर्जरी से बच्चे को जन्म देना अभी मतलब ज्यादा रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि बच्चे को जन्म देते वक्त बहुत सीवियर पेन होता है। मम्मी को बहुत सारे पेन से, मदर को बहुत सारे पेन से गुजरना होता है। और फिर ये जो वेस्ट जमा रहता है, बच्चे का टिश्यू का वेस्ट है ना, वो सब निकलता नहीं है। सिजेरियन होने में क्या फायदा होता है कि पेन नहीं होगा, नंबर 1। दूसरा चीज होगा कि ये जो टिश्यू है, एक्सेस टिश्यू रहता है बच्चे के चारों ओर ना, बहुत सारा टिश्यू होता है। यस सर, वो टिश्यू लगे हाथ डॉक्टर कैन इजिली वाइप आउट, उसको क्लीन कर देते हैं। तो ये फायदा रहता है। नुकसान ये रहता है कि सर्जरी के दाग आ जाते हैं, थोड़े से कट के दाग आ जाते हैं, बट आई थिंक इट इज मैनेजेबल। यस सर। सो मेनी एक्ट्रेस सिजेरियन करते हैं, जैसे शिल्पा शेट्टी, राइट? आई थिंक आई एम करेक्ट। So many women get cesarean done and वो अपने बॉडी को मेंटेन कर लेते हैं। यस सर,
ओके, सो एक छोटा सा दाग रहेगा, बट दैट्स फाइन। हम लोग अपने टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। हमारा टॉपिक ये है कि ये अम्बिलिकल कॉर्ड टूटा, जैसे ही अम्बिलिकल कॉर्ड ब्रेक होता है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड में बेबी का भी आरबीसी था, तो बेबी का आरबीसी अंदर आ जाता है, बट वो थोड़ा लेस अमाउंट में आ जाता है। और बेबी का आरबीसी है ये, बेबी के आरबीसी के ऊपर क्या है, आरएच एंटीजन, ये आरबीसी के ऊपर आरएच है, सर। तो इसको हम लिखते हैं बेबी आरबीसी विथ आरएच एंटीजन। आई रिपीट वंस अगेन, ये बेबी आरबीसी है विथ आरएच एंटीजन। किसी को कोई डाउट है? आई थिंक इट्स सुपर कूल, यस सर। अब यहां पे मुश्किलें बढ़ते जाती हैं। मुश्किलें क्या होती है? आपको हमेशा मैंने बताया है कि हमारे बॉडी में जब भी कोई भी फॉरेन चीज आएगी तो हमारे बॉडी का बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होगा और वो एंटीबॉडी सिक्रीट करता है, बट दैट इज ऑल्सो नॉट द प्रॉब्लम। द बिगर प्रॉब्लम यहां पे क्या होता है, ये जरा देखिए। तो सपोज ये लिम्फोसाइट है, इट्स अ बी सेल, या हम इसको बी लिम्फोसाइट बोलते हैं। ये बी लिम्फोसाइट क्या प्रोड्यूस करेगा, ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। एंटीबॉडी वाई शेप में पाई जाती है, जैसा ये वाई शेप में एंटीबॉडी है, पक्का क्लियर है ना? एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी प्रोटेक्टिव केमिकल है। एंटीबॉडी क्या है? सुरक्षा देने वाला केमिकल है, जो सुरक्षा किससे देगा? आरएच एंटीजन से। ये आरएच एंटीजन को क्या करेगा? डिस्ट्रॉय कर देगा। मतलब दिस इज दी एंटी, क्या मैं लिखूं? इट इज एंटी आरएच बॉडी। एंटी मतलब अपोजिट टू आरएच। आरएच एंटीजन का दुश्मन है, यस सर, है ना? बीजेपी इज एंटी कांग्रेस एंड कांग्रेस इज एंटी बीजेपी। मुझे समझ में आया, यस सर, बिल्कुल। सो ये एंटी आरएच एंटीबॉडी है और ये इस आरबीसी की वाट लगाएगा। ये आरबीसी की क्या लगाएगा? वाट लगाएगा। मदर के बॉडी पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। मदर विल बी नॉर्मल और बाबू को तो कोई डेंजर है नहीं, क्योंकि बाबू तो बाहर आ गया। बाबू तो बाहर आ गया ना, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां पे मालूम है? प्रॉब्लम यहां पे जब ये बी सेल डिवाइड होता है ना, जब ये बी सेल डिवाइड होता है ना, तो ये एक एंटीबॉडी सिक्रीटिंग सेल बनाता है और ये साथ में छोटे से क्यूट वाले सेल बनाता है। और ये जो छोटे से क्यूट वाले सेल है ना, ये है याददाश्त के सेल। इसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी सेल। क्या बोलते हैं इसको? अच्छा, मुझे आप बताइए कि आपके घर पे कोई एक फॉरेन आदमी आता है और वो आपके दरवाजे पे आके बोलता है कि मैं आपके पापा का बेस्ट फ्रेंड हूं और पापा ने ना वो बेडरूम में ना आज वो ऑफिस का कंप्यूटर भूल गए हैं, इसलिए मैं पापा के ऑफिस से लेने आया हूं। ऑब्वियसली आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, सीधे इंसान हैं। आप वो बैग लेते हैं और उस फॉरेन इंसान को दे देते हैं। एकदम क्लियर, आपने बैग दे दिया। घर पे पापा आए, पापा ने बोला लैपटॉप कहाँ है? आपसे पूछे, आपने बोला आपने तो दे दिया। हाँ, आप भूल गए थे ना, तो हमने दे दिया। किसको दे दिया? एक अंकल आए थे। अच्छा, अंकल आए थे, जानते हो कौन थे? नहीं जानते हो, तो आपने फॉरेन चीज को दे दी। यस सर। अगर वो अंकल आपकी जिंदगी में दोबारा आए तो आपके किचन में जितने भी हथियार प्रेजेंट है, चम्मच, छुरी, चाकू, वो सब आप लेके जमा हो जाओगे। हाँ बोलो ना, क्योंकि ये अंकल को आप कितनी बार देख रहे हो अभी? सेकेंड टाइम। आपने सुना वैक्सीन आपको 2 बार क्यों देते हैं? मोदी जी ने वैक्सीन दिया ना, बनाया ना देसी स्वतंत्र भारत, तो आपको वैक्सीन दिया ना। आपको वैक्सीन देने का प्लान उन्होंने कितनी बार प्लान किया? 2 बार। 2 बार क्यों?
पहली बार में ना बॉडी मेमोरी सेल बनाती है, लेकिन एक्चुअल प्रोटेक्शन सेकेंड टाइम में आता है। तो कुछ लोगों ने वैक्सीन पहली बार लिया और खुश हो गए, ओए बल्ले बल्ले, ओए ओए बल्ले बल्ले, उनको प्रोटेक्शन मिल गया। और वो, ध्यान से सुनिए, रियल स्टोरी है, वो गए उधर सैटरडे के मार्केट, फ्राइडे के मार्केट में भाजी लेने, घंटों भाजी ले रहे, और वो सारे पॉजिटिव हो गए। अब घर में आके बोलते हैं कि एक हफ्ते बाद उनको सिम्टम्स आ गया, तो वो बोले कि हमको वैक्सीन ने नुकसान पहुंचाया। एक्चुअली नहीं है। जब आप फर्स्ट टाइम वैक्सीन लेते हैं ना, तो 10 दिन ना आपकी बॉडी ना बहुत ही कमजोर होती है, ससेप्टेबल होती है, बहुत ही वीक होती है। 10 दिन मिनिमम, मतलब अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं तो भी आपको 10 दिन मिनिमम आपको बहुत केयरफुल रहना होता है, भीड़ में बिल्कुल भी नहीं जाना होता है। क्योंकि 10 दिन आपके मेमोरी सेल अभी बन रहे हैं, आपकी मेमोरी तैयार हो रही है। आपको लगा कि इंजेक्शन लिया आज और शाम को हम अब किधर भी घूम सकते हैं। और ऐसे केसेस की वजह से वो लोगों ने सोसाइटी में लोगों को बोला कि वैक्सीन लेने के बाद बीमार पड़ गए, और बहुत लोगों ने इस वजह से वैक्सीन फर्स्ट वेव के बाद नहीं लिए थे। इज दैट, ये मेन रीजन था उस समय। हम लोग अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे क्या हो जाता है, मेमोरी सेल बन जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा बाहर आ गया, मम्मी हेल्दी है, नॉर्मल है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। तो फिर ये डिजीज कैसे हुआ, मतलब ये हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न कैसे हुआ ये बीमारी? आगे जाते हैं, हम अपने वीडियो में आगे जाते हैं। वीडियो में हम अगले हिस्से में आते हैं, जहां पे ये दोनों कपल अब पेरेंट्स बनने वाले हैं सेकेंड टाइम, मतलब देयर इज अ सेकेंड प्रेगनेंसी। सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होता है, उसका विजुअल लेके आते हैं यहाँ पे। एवरीबडी फोकस। तो हम ऐसा सपोज करते हैं कि ये एक सेकेंड प्रेगनेंसी, ठीक है? तो मैं यहां पे टाइटल लिख देता हूं, दिस इज फर्स्ट प्रेगनेंसी, एंड दिस इज आई थिंक प्रेग ही मैं लिख सकता हूं, प्रेग से आप समझ गए कि वो नैन्सी है। यस सर। ये सेकेंड प्रेगनेंसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। एवरीबडी फोकस इंडिया, एवरीबडी फोकस। ये सेकेंड प्रेगनेंसी है। बाबू अभी ये यहाँ पे आ गया बाबू, और ये प्लासेंटा आ गया, बाबू आ गया, प्लासेंटा थोड़ा बड़ा कर दो, और ये आ गया अम्बिलिकल कॉर्ड, है ना? यस सर, इज दैट इट? पक्का अम्बिलिकल कॉर्ड आ गया। अब ध्यान से समझिए, अब सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होगा, ये इस बार भी बच्चा पॉजिटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स पॉजिटिव है ना, मेल फादर इज पॉजिटिव, तो बेबी हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर ये कैपिटल आर है तो बेबी हमेशा पॉजिटिव होगा। इसमें 50% हाँ 50% ना के चांसेस है, क्योंकि अगर कैपिटल आर आएगा तो ही ये पॉजिटिव होगा, स्मॉल आर तो ये नेगेटिव, तो इस केस में फादर नेगेटिव माना जाएगा बस इस बच्चे के लिए, पक्का। बट हम बीमारी सीख रहे हैं इसलिए हम समझते हैं कि यही आ गया, कैपिटल आर ही यहाँ पे आ गया ना। फोकस कीजिए, ये सेकेंड प्रेगनेंसी में ये जो मेमोरी सेल है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि बेबी का आरबीसी ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है। यस सर। और कुछ जो आरबीसी हैं, बेबी के कुछ आरबीसी यहाँ पे एंटर कर जाएंगे। यस सर। लेकिन मेमोरी सेल बना हुआ है। कौन बना हुआ है? मेमोरी सेल। और ये मेमोरी सेल एंटीबॉडी सेकेंड टाइम बहुत ही ज्यादा स्पीड से प्रोड्यूस करता है। कितना स्पीड रहता है सेकेंड टाइम एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने का? 2000 मॉलिक्यूल्स ऑफ एंटीबॉडी पर सेकेंड। मतलब जब आपको वैक्सीन का सेकेंड डोज मिलता है तो आपकी इम्यूनिटी एक्चुअली में सेकेंड डोज के 10 दिन बाद या 20 दिन बाद डेवलप हो जाती है। आपको 2000 मॉलिक्यूल्स ऑफ एंटीबॉडीज बनते हैं पर सेकेंड। डू यू अंडरस्टैंड दिस? अब ये सिक्रीट करेगा एंटीबॉडी जो कि 2000 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड।
2000 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड, 2000 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। ये सारे एंटीबॉडी जो कि ग्रीन कलर में है, ये सारे एंटीबॉडी इस प्लासेंटा के थ्रू जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि एंटीबॉडी प्रोटीन है ना, कोई सेल नहीं है, तो वो उसकी साइज बहुत छोटी है ना। यस सर, इज दैट क्लियर? तो उस एंटीबॉडी 5 टाइप के होते हैं, आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आईजीडी, आईजीई। कौन सा एंटीबॉडी जाता है? आईजीजी। आईजी का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबिन, जो एंटीबॉडी का दूसरा नाम है, केमिकल नाम है। इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी सेम, पक्का, वेरी गुड, इंडिया बगो। आईजीजी एंटीबॉडी यहां जाएगा और बच्चे के आरबीसी को डिस्ट्रॉय करना चालू कर देगा। ऑब्वियसली ये एक दिन में या 24 आवर्स में बच्चा मर जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको क्लियर कट बताया कि थोड़े से आरबीसी मदर के बॉडी के अंदर जाएंगे। यहाँ पे ज्यादा आरबीसी एक्सपोज हुए थे कब? जब यहाँ पे कटिंग किए थे, कट किए थे तो पुराने ये इसका जो ब्लड है वो तो अंदर जाएगा ना थोड़ा, यस सर, बट यहाँ पे थोड़े से ब्लड एक्सपोज होते हैं तो थोड़े से एंटीबॉडी जाते हैं, यस सर, और वो एंटीबॉडी आरबीसी को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करना चालू कर देते हैं। जब आप टिटेनस का एक इंजेक्शन लेते हैं तो आपको कितने दिनों तक आप फिर सेकेंड इंजेक्शन नहीं ले सकते, याद है? यस सर। तो 30 डेज नहीं, 3 मंथ है। तो आई थिंक 3 मंथ तक आप कोई भी टिटेनस का दूसरा इंजेक्शन नहीं ले सकते। क्यों मालूम है आपको? एक बार इंजेक्शन लिया, आज आपको चोट लगी, तो वो आपको वो एंटीबॉडी का लाइफ 3 महीने तक रहता है। 3 महीने तक आप फिर से चोट लगी तो आपको टिटेनस का इंजेक्शन, टिटेनस में एंटीबॉडी रहता है, वैक्सीन नहीं रहता है। टिटेनस इज नॉट वैक्सीन। किसने बोला? नो, इट इज नॉट वैक्सीन, इट इज अ एंटीबॉडी, रेडीमेड एंटीबॉडी। तो ये रेडीमेड एंटीबॉडी, ये जो एंटीबॉडी है, जो मेमोरी सेल, वो जाती है और आरबीसी को एकदम ध्यान से धीरे धीरे मारना शुरू करती है। और 9 महीने के बाद अगर बच्चा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है तो शायद बर्थ ले ले, बट उसको सीवियर एनीमिया हुआ रहेगा, या मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे बच्चे अबॉर्ट हो जाते हैं, वो जन्म ही नहीं लेते। यस सर, अगर इन्होंने जन्म लिया भी, बच्चा बहुत स्ट्रांग है, पेरेंट्स बहुत इम्यूनिटी काफी स्ट्रांग है, तो इन दैट केस ऑल्सो बच्चा जब जन्म लेगा तो उसका हीमोग्लोबिन काउंटिंग बहुत कम होगा, एनीमिक रहेगा और उसके सर्वाइवल होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। यस सर, एग्जैक्टली। तो इसमें कौन सा स्ट्रक्चर नुकसान होता है? किसकी वाट लगती है यहाँ पे? बाबू के आरबीसी की वाट लगती है। किसकी लगती है? आरबीसी, बेबीज आरबीसी। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। तो बीमारी का दूसरा नाम हो जाएगा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। यस सर। सो इसी बीमारी का दूसरा नाम है, सो मैं यहां पे लिख देता हूं कि इन सेकेंड प्रेगनेंसी IgG antibody destroy baby's RBC. Baby's RBC will be destroyed. Baby will face severe anemia. Severe anemia. Condition called erythroblastosis fetalis.
ध्यान से सुनना, एरिथ्रोब्लास्टोसिस मतलब एरिथ्रोसाइट की वाट, एरिथ्रोसाइट ब्लास्ट हो जाएंगे। फेटालिस का मतलब होता है फीटस, फीटस मतलब बेबी। जैसे जन्म लेने के पहले 9 महीने के पहले हम बच्चे को फीटस बोलते हैं, तो फीटस का आरबीसी डिस्ट्रॉयड होगा, है ना। ये फीटस अभी भी पैदा हुआ है मतलब न्यू बॉर्न है, इसलिए इसको बोलते हैं हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न। तो इसका दूसरा नाम है HDN, दैट इज हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न। पक्का। इसीलिए साइंस में वी डू नॉट रिकमेंड सच ए मैरिज, हम साइंस में ये मैरिज को हम रिकमेंड नहीं करते हैं। अगर ऐसे मैरिज अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हैं और आपको ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन मिल गया है तो आप बिगनिंग में ना बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? दिस टाइप ऑफ मैरिज इन साइंस इज नॉट रिकमेंडेड। अब ये जो कपल है ये दूसरे बच्चे के, तीसरे बच्चे के, चौथे बच्चे के, पांचवें बच्चे के पेरेंट्स कभी भी नहीं बन सकते। हर प्रेगनेंसी में सेम स्टोरी, सेकेंड में इतना तो थर्ड में और भी सीवियर, फोर्थ में और भी सीवियर, मतलब और जल्दी मर जाएंगे ये लोग। यस सर, क्योंकि ज्यादा एंटीबॉडी, ज्यादा मेमोरी सेल, ज्यादा एंटीबॉडी और ज्यादा डिस्ट्रक्शन, सो दे विल बी रिमेन एज अ पेरेंट्स ऑफ ओनली दिस चाइल्ड। कुटे गया ना, हाँ इधर घूम गया। यस सर, ये फर्स्ट चाइल्ड है, फर्स्ट इन्फेंट है इस समय, ये अभी भी पैदा हुआ है। अगर ये तो इसी के ये पेरेंट्स हमेशा रहेंगे। इज दैट क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं कि उन लोगों के बारे में जो इस समय शादी हो गई है ऑलरेडी और लेट पता चला, उन्होंने मेरा ये वीडियो लेट देखा, अगर तो फिर क्या करना है। तो आपको ध्यान से सुनना है कि अगर आपको ऐसी शादी करनी ही है तो क्या प्रिकॉशन रखना है, और आजकल मॉडर्न 21st सेंचुरी में क्या प्रिकॉशन डॉक्टर रखते हैं। तो चलो बच्चों, अब हम लोग कंक्लूजन पॉइंट करते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि ऐसे लोगों के बारे में क्या किया जाए जो ऑलरेडी अभी अभी शादी हो गई है और अभी भी पता चला ये मेरा वीडियो देखने के बाद कि पुरुष मेल इज आईएच पॉजिटिव एंड महिला इज आईएच नेगेटिव। चलो बात करते हैं। Now everybody focus. जब ये महिला द RH नेगेटिव वुमन, जब ये महिला RH नेगेटिव वुमन, जब ये when she was first time pregnant, when she was first time pregnant, जब वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है तो डॉक्टर को इनका ब्लड रिपोर्ट लेना चाहिए था, जो कि आजकल लिया जाता है। और जैसे ही पता चलता है कि महिला RH नेगेटिव है तो एक एंटीबॉडी होता है, एक एंटीबॉडी का सैंपल होता है। अच्छा, मैं ये बताने से पहले आपको ये बताना चाहूंगा, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, आप सभी लोग जवाब दीजिए। इस पूरे स्टोरी में मेन विलन कौन है जिसकी वजह से ये बच्चे की मृत्यु हो जाती है? मेन विलन कौन है? वेरी गुड, RH पॉजिटिव एंटीजन? नहीं, विलन नहीं, वो तो रहेगा, वो तो बच्चा पॉजिटिव, बच्चे को किस बोल सकते हो विलन? नहीं, यस एंटीबॉडी। मोस्ट ऑफ द बच्चे या 100% बच्चे यही जवाब देते हैं कि इसमें जो नुकसान पहुंचाने वाला फैक्टर है वो RH एंटीबॉडी, एंटी RH एंटीबॉडी, ये जो पास होता है, जबकि ये गलत आंसर है। गलत आंसर है इसका कि बी सेल यहाँ पे नुकसान है। अगर बी सेल एक बार एक्टिवेट हो गया तो मेमोरी सेल हमेशा बनाएगा। बी सेल अगर एक बार एक्टिव हो गया, ध्यान से सुनना इस बात को, बी सेल अगर एक बार एक्टिव हो गया तो मेमोरी सेल वो 100% बनाएगा, और एक बार मेमोरी सेल बन गया तो उसको हटाया नहीं जा सकता।
इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे मेन कल्प्रिट ये है कि मेमोरी सेल नहीं बनने देना है। मेमोरी सेल नहीं बनने देना है मतलब ये बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट होने नहीं देना है। तो हमको ये करना है। और बी सेल क्यों एक्टिवेट हुआ? आरएच एंटीजन की वजह से, इसकी वजह से एक्टिवेट हुआ, ये आरबीसी की वजह से एक्टिवेट हुआ जब बच्चा बाहर आ गया था, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम इनको मारने के लिए इनको ना एक्टिवेट होने दें और इनको मारने के लिए हम रेडीमेड एंटीबॉडी इंजेक्ट कर देते हैं। कब? बच्चे के जन्म के विदिन 24 आवर्स। बच्चे ने अभी जन्म लिया तो आने वाले 24 घंटे के अंदर आपको एक ऐसा एंटीबॉडी इंजेक्ट करना होगा जो ये 1, 2, 3 ये जो 3 आरबीसी है जो आरएच पॉजिटिव है उनको मार दे। अगर ये मर गए तो ये एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक्टिवेट होने में 10 दिन लगाएगा ना, 21 दिन लगाएगा ये भी एक्टिवेट होने में, एंटीबॉडी सिक्रीट करने में, है ना। इज दैट क्लियर? तो 24 आवर्स में अगर आपने एंटीबॉडी ऐसा दे दिया, रेडीमेड एंटीबॉडी जो आप टिटेनस में लेते हैं, टिटेनस में आपको जो इंजेक्शन लगता है वो एक रेडीमेड एंटीबॉडी है। इज दैट क्लियर? पक्का? सो ध्यान से समझना, विदिन 24 आवर्स ऑफ पार्चुरेशन, पार्चुरेशन मतलब गिविंग बर्थ, पार्चुरेशन, रोगम एंटीबॉडी, वो एंटीबॉडी का नाम क्या दिया हुआ है? रोगम एंटीबॉडी इंजेक्टेड, रोगम एंटीबॉडी इज इंजेक्टेड इनटू मदर बॉडी, मदर ब्लड या जो भी, यस सर। रोगम एंटीबॉडी क्या करेगा, ध्यान से समझना, रोगम एंटीबॉडी इस आरबीसी की, बेबी के आरबीसी की वाट लगाएगा। बेबी का आरबीसी मर गया तो मम्मी के खुद के बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट होने की जरूरत नहीं है। और ऐसा उनको हर प्रेगनेंसी के 24 आवर्स में करना होगा। हर प्रेगनेंसी में बच्चे का जन्म हो गया, सेकेंड प्रेगनेंसी में, थर्ड प्रेगनेंसी में, तो विदिन 24 आवर ये एंटीबॉडी भेज देने का। तो आजकल साइंस बहुत, मेडिकल साइंस बहुत आगे हो चुका है। तो पुराने वक्त में ऐसा था कि ये लोग शादी नहीं कर सकते, नए वक्त में, बट स्टिल हमारी किताबों में यही लिखा हुआ है कि वी डोंट रिकमेंड दिस, ऐसा। बट अब ये शादी पॉसिबल है, लेकिन आप इसका नॉलेज लें और इसका नॉलेज आप अपने फैमिली, अपने रिलेटिव, आपके मोस्टली गांव के लोग, है ना, गांव में अगर आप सुने कि कोई रिलेटिव प्रेग्नेंट है तो आप पहले ये सवाल जरूर पूछे कि महिला नेगेटिव तो नहीं, और अगर महिला नेगेटिव है तो पुरुष पॉजिटिव तो नहीं। तो आप इसके बारे में उनको बताएं ताकि इंफॉर्मेशन पास हो, क्योंकि विलेजेस में इसके चांसेस, ये बीमारी होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो आपने कई बार सुना होगा कि गांव के जो ठाकुर हैं उनको एक ही बच्चा हुआ और अगले 5 बच्चे उनके मरते गए। तो ठाकुर को देवी माँ का श्राप मिल गया। नथिंग लाइक दैट, नॉट। उनको ये कंडीशन हुई थी, तो आप ठाकुर जी को भी ये बात बता दीजिए। जय हिंद।